दोस्तों जय हिंद। आज बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर से रिलेटेड जीके जीएस के लिए, ठीक है। और ये वीडियो सिर्फ प्रीवियस ईयर से रिलेटेड नहीं है, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड जो प्रश्न पूछते हैं उससे संबंधित वीडियोस भी आता रहता है सेम टाइम पे 8 बजे शाम को, ठीक है। और अभी फिज़िकल और मेडिकल चल रहा है, तो फिज़िकल और मेडिकल से रिलेटेड भी कुछ प्रश्न हो, है ना, या अपडेट हो तो आप ज़रूर देखते रहिएगा, आपको मिलता रहेगा। पहली बात। दूसरी बात, ये फॉर्म से रिलेटेड भी अगर कुछ गलती कर रहे हो तो वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं बिना समय गंवाए, ठीक है। किस पंचवर्षीय योजना में तीव्र और अधिक समावेशी विकास की अवधारणा गढ़ी गई थी? देखो, पहली बात, पंचवर्षीय योजना टोटल कितने थे? तो 12 में 2012, है ना, 2012 से 17 तक था, लेकिन इसको 15 में ही 1 जनवरी 2015 को ही रिप्लेस करके नीति आयोग बना दिया गया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। इसका विकास दर कितना था? जिस पंचवर्षीय योजना की बात की जा रही है तीव्र और अधिक समावेशी, तो उसका विकास दर लक्ष्य रखा गया था एनडीसी के द्वारा। पहले एनडीसी और योजना आयोग दो परस्पर संस्था थी एक साथ। ये योजना आयोग योजना बनाता था और इसको अंतिम अनुमोदन देता था एनडीसी। अभी ऐसी संस्था बची नहीं है अब, ठीक है। इससे रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएगा योजना आयोग से संबंधित, है ना, कितने पंचवर्षीय योजना है, किस पे आधारित है। जैसे ये योजना, जिस योजना की बात की जा रही है तीव्र और अधिक समावेशी, इसका उत्तर हम देंगे। वो जो है वो इसको तैयार कौन किया था? तो सी रंगराजन, है ना, सी रंगराजन, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न, जैसे पहला वाला किस पर आधारित था? तो हैरोल्ड डोमर। दूसरा किस पर आधारित था? तो पीसी महालनोबिस। तीसरा किस पे आधारित था? तो तीसरा जो है वो फिर से हैरोल्ड डोमर, और चौथा गॉडगिल। तो ये सब प्रश्न पूछता है, ठीक है। तो फिलहाल जो इस प्रश्न का सही जवाब है तीव्र और अधिक समावेशी, वो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 11वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है, याद रखना। प्रधानमंत्री कौन? तो मनमोहन सिंह। कार्यकाल कब से कब तक था इसका? तो 2007 से 12। मैंने कहा था 12 से 17 अंतिम था और 12वां था, तो इससे पहले क्या होगा? यही 5 वर्षीय योजना होगा, ठीक है। इससे रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाएगा, आप ज़रूर जा करके देखिएगा। भारत में किस पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड प्रश्न आपको रोज देखने को मिल जाएगा लगभग, ठीक है। तो भारत में पंचवर्षीय योजना के तहत परिवार नियोजन कार्यक्रम का कार्यान्वयन किस योजना के प्रमुख लक्ष्यों में से एक था, ठीक है। तो हम बात करेंगे कौन कौन सा है, चौथा, पांचवा, दूसरा और तीसरा, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? चौथा। भारत परिवार नियोजन लागू करने वाला पहला देश है दुनिया का, ठीक है, याद रखना, ठीक है। अभी बात किए थे हम चौथा पंचवर्षीय योजना जो है वो कब लागू किया गया? तो 1969 में से 74 तक। प्रधानमंत्री कौन? तो इंदिरा गांधी। पूछता है, ठीक है। परिवार नियोजन के समय इंदिरा गांधी थी प्रधानमंत्री। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य भी कई बार पूछता है, ठीक है। उद्देश्य तो इतना बड़ा देश है, वैसे तो सब कुछ शामिल होता है, लेकिन मेनली प्रमुखता किसको देते हैं वो भी डिपेंड करता है, ठीक है। स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता, ठीक है। पहली 7 पंचवर्षीय योजना तक हम क्या थे भैया? हम आत्मनिर्भर बनना चाह रहे थे, ठीक है। तो आत्मनिर्भरता हमेशा रहेगा शामिल, ठीक है, याद रखना। और इसी समय 1969 में ही कौन सा पंचवर्षीय योजना? चौथा पंचवर्षीय योजना के समय 1969 में ही आपको याद होगा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, है ना। इससे रिलेटेड भी प्रश्न पूछता रहता है कि कब किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। 1971 में युद्ध भी हुआ, तो ये भी पूछता है, ठीक। विकास दर कितनी थी? तो युद्ध होगा तो विकास दर तो कम होगा ही थोड़ा सा, ठीक है, याद रखिएगा। विकास दर लक्ष्य जो है 5.6 रखा गया था, लेकिन आया कितना? तो 3.3 वास्तविक। ये प्रश्न पूछता है, ठीक है। किस पर आधारित था? तो ये गॉडगिल, स्पेलिंग थोड़ा अलग हो सकता है, गॉडगिल, ठीक है, याद रखना, गॉडगिल पर आधारित था।
इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे, किस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल परिवारों को 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन प्रदान किया गया। देखो पहली बात जो है ना, सांसद आदर्श ग्राम योजना, ठीक है, इसको कब शुरू किया गया? तो 11 अक्टूबर 2014, ठीक है, याद रखना, ये सब पूछता है, याद रखना है। सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 11/10/2014। स्किल इंडिया मिशन कब शुरू किया गया? तो कौशल भारत जो है उसको शुरू किया गया था जुलाई 2015 में, ठीक है, 15 जुलाई, किसके द्वारा? मोदी जी के द्वारा, ठीक है, 2015 में। याद रखना, ये सब प्रश्न योजना से संबंधित प्रश्न पूछता है। नहीं तो आप एक काम कर सकते हो, 14 से लेके 20 तक की योजना को थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हो। बाकी बीच बीच में हम तो बात करते ही रहते हैं जिसमें योजना से संबंधित प्रश्न पूछेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है ये कब शुरू किया गया था? तो ये भी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 22 जनवरी 2015, जनवरी 2015, है ना, जनवरी 2015। एक और चीज़ याद रखिएगा यहीं से, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग आया था, ठीक है, जो रिप्लेस कर दिया किसको? ठीक। इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? तो 5 करोड़ जो एलपीजी दिए गए हैं वो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। आपको पता होगा अभी हाल में 10 करोड़ से अधिक लोगों को दिया जा चुका है। जो उत्तर प्रदेश में एक महिला है जिनके घर प्रधानमंत्री गए थे, चाय वगैरह पिए थे, है ना, तो वो 10वां था, मतलब 10,000 करोड़वां, सॉरी 10,000 नहीं, 10 करोड़ नंबर था वो, जो एलपीजी कनेक्शन दिया गया था उस घर को, ठीक है। तो याद रखिएगा, अभी तो 10 करोड़ से भी ज़्यादा हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, इस योजना को शुरू कब किया गया था? तो 1 मई 2016, ठीक, याद रखना। इसी योजना को दोबारा से रीलॉन्च किया गया कब? तो 2021 में, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 कब? 2021 में रीलॉन्च किया गया, ठीक है, याद रखना, प्रश्न पूछा जा सकता है। आंध्र प्रदेश का गठन किस तारीख को हुआ? देखो आंध्र प्रदेश का गठन जो है वो पहला है पुनर्गठन में, ठीक है, पुनर्गठन में, ये पहला राज्य है, ठीक है, 1956 में गठित किया गया, ठीक है, 1956 में, याद रखना, ये प्रश्न कई बार पूछता है। तो 1956 में कौन सा? 53, 56, तो एक्चुअली 1 नवंबर में, ठीक है, याद रखना। अभी आंध्र प्रदेश में पहला हाई कोर्ट, सॉरी अंतिम हाई कोर्ट बना है अमरावती में, है ना, अमरावती में अंतिम हाई कोर्ट बना है भारत का 25वां न्यायालय, ठीक है, 25वां उच्च न्यायालय। तो उसके जो अभी वर्तमान में चीफ जस्टिस है उनका नाम क्या नाम है? तो धीरज, क्या नाम है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का अमरावती उच्च न्यायालय का? तो धीरज सिंह ठाकुर, धीरज सिंह ठाकुर, ठीक है, याद रखना। अभी आंध्र प्रदेश का नाम आया है तो यहाँ पे मुख्यमंत्री कौन? तो एन चंद्रबाबू नायडू, है ना, नाम तो जानते ही होंगे। इनके सहयोग से केंद्र सरकार अभी चल रहा है, ठीक है, सहयोग से क्या, जब सहयोग है, सहयोगी हैं, ठीक है। और एस अब्दुल नजीर गवर्नर, एस अब्दुल नजीर, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्रोटीन का स्रोत नहीं है? देखो प्रोटीन का स्रोत तो इसमें से क्या नहीं है? दूध है भाई, मछली भी है, मांस भी है ना, अंडा भी है, ठीक है, दाल भी है ना, मशरूम भी है, चना भी है ना, दलहन भी है, दलहन तो है ही सब, दाल लिख दिया तो दलहन भी है, और सोयाबीन भी है, सोया चंक्स या सोयाबीन जो हम खाते हैं। लेकिन नींबू नहीं है ना, नींबू नहीं है। नींबू में क्या है? विटामिन ए है और सी है, ठीक, मिनरल भी बहुत है इसमें, लेकिन विटामिन सी के बारे में ज़्यादा पूछेगा आपको, ठीक है, याद रखना। प्रोटीन के बारे में आया तो प्रोटीन जो है वो क्या करता है? तो सेल्स का निर्माण करता है, ऊतकों का निर्माण करता है हमारे शरीर में, ठीक है, याद रखिएगा। और इसकी कमी से एक बीमारी होती है बच्चों में, उसका नाम क्या नाम है? तो क्वासिओरकर, पूछता है कई बार, क्वासिओरकर, ठीक है, क्वासिओरकर, ये प्रोटीन की कमी से होता है बच्चों में,
केलुचरण महापात्रा किस नृत्य शैली में पहचान बनाई है? देखो महापात्रा टाइटल आ गया है तो हम आंख बंद करके उड़ीसा मार सकते हैं, नहीं पता है तो ठीक है, सीधी बात है, कोई दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो ये कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का। छऊ कहाँ का है? तो झारखंड है ना, उड़ीसा है ना, और वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, याद रखना। और सतरिया असम। इससे रिलेटेड भी आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। जैसे केलुचरण महापात्रा उड़ीसा से है ना, इसके अलावा और कौन है, तो इससे रिलेटेड वीडियोस में आपको बहुत सारा जानकारी मिल जाएगा। फिलहाल थोड़ा सा बात कर लें अगर रीतिकांत महापात्रा, रीतिकांत, ठीक है। केलुचरण हम पढ़ लिए अभी। इसके बाद गंगाधर प्रधान, गंगाधर, देखो प्रधान जो टाइटल है ना वो भी उड़ीसा में ही है, ऐसे छत्तीसगढ़ में भी है लेकिन उड़ीसा में ज़्यादा है, ठीक है। गंगाधर प्रधान, ठीक है। जैसे अभी है ना एक प्रधान है ना बीजेपी में, कैबिनेट मंत्री में, धर्मेंद्र प्रधान, वो कहाँ के? उड़ीसा के ही हैं, ठीक है, याद रखना। सतरिया तो शंकर देव है ना, शंकर देव। और बोरबयान है ना टाइटल, याद रखना। छऊ जो है वो शास्त्रीय नृत्य नहीं है, हालांकि संस्कृति मंत्रालय जो है वो इसको छऊ जो है वो संस्कृति मंत्रालय इसको शास्त्रीय नृत्य का दर्जा देता है, ठीक है। लेकिन जो संगीत नाटक अकादमी है वो इसको शास्त्रीय नृत्य का दर्जा नहीं देता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। टोटल कितने हैं? 8। किसके अनुसार? तो संगीत नाटक अकादमी के अनुसार। और भारत सरकार के अनुसार, संस्कृति मंत्रालय के अनुसार कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो 9, जिसमें से ये छऊ को काउंट करते हैं, ठीक है। भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को सजा या सजा के मामले में क्षमा करने का अधिकार देता है? ठीक है, तो देखो सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि कौन सा क्या है। वैसे तो पता होगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमेशा पूछता रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले 78 के बारे में बात करें तो 78 क्या है? 78 है प्रधानमंत्री पीएम और प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, है ना, राष्ट्रपति। इन दोनों के बीच में ये संतुलन है। जैसे पीएम क्या है, अपने अंदर अपने जो कैबिनेट मंत्रालय है ना, उनका कर्तव्य है कि वो प्रधानमंत्री का काम है कि कैबिनेट मंत्री और सरकार में क्या क्या चल रहा है वो राष्ट्रपति को बताते रहेंगे, सूचना देते रहेंगे। ये कौन बताता है? 78, ठीक है। अनुच्छेद 66 की बात करें तो अनुच्छेद 66 जो है वो उपराष्ट्रपति से संबंधित है। किससे? तो वाइस प्रेसिडेंट से संबंधित है, ठीक है, चुनाव से संबंधित है। अनुच्छेद 65 की बात करें, अनुच्छेद 65 की बात करें 65, तो 65 में क्या है? वाइस प्रेसिडेंट है ना, प्रेसिडेंट का काम करेगा कब? जब राष्ट्रपति कहीं नहीं रहेंगे, ठीक है। किसी तरह आकस्मिक कोई घटना हो जाए और राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो, या राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो वाइस प्रेसिडेंट उसके कौन होंगे? राष्ट्रपति हो जाएंगे और देश का राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेंगे और इसमें उनको सुविधाएं भी राष्ट्रपति वाली मिलने लगेंगी, सब कुछ, ठीक है। तो ये किस अनुच्छेद में कहता है? तो ये है अनुच्छेद 65। नेक्स्ट है अनुच्छेद 72 और इसी प्रश्न का सही जवाब है, यही प्रश्न का सही जवाब है। संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को सजा या सजा के मामले में क्षमा करने का अधिकार देता है? ठीक है, तो याद रखिएगा ये कौन सा अधिकार है, कौन सा अनुच्छेद है जिसमें उसको राष्ट्रपति को माफ़ करने का अनुच्छेद जो है वो शक्ति देता है कि किसी की सज़ा को हम माफ़ कर सकते हैं, तो वो है अनुच्छेद 72, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, यही अनुच्छेद जो है वो राज्यपाल को भी देता है शक्ति, ये अनुच्छेद नहीं, मतलब इसी तरह का प्रकार का एक शक्ति देता है 161, वो किसको देता है? तो गवर्नर को, ठीक है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अभी हाल में 361 जो अनुच्छेद है वो बहुत चर्चे में है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को जो छूट मिलता है न्यायिक प्रक्रिया से, उनके खिलाफ FIR वगैरह नहीं हो सकता है ना, न्यायिक जांच नहीं हो सकती, तो वो ये पूछा जा सकता है अनुच्छेद 361। दुनिया में भारत में दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है जो कुल मिलाकर लगभग इतना लाख किलोमीटर तक समेकित है। देखो, भारत का दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क किसका है?
समुद्र का नहीं है और वायु का नहीं है, ठीक है। किसका है? रेल का और सड़क का। कैसे? देखो, रेल का भी नहीं है, एक्चुअली सड़क का ही है। रेल का है, हम चौथे नंबर पर हैं, ठीक है, याद रखना। और सड़क नेटवर्क में हम दूसरे नंबर पर हैं अमेरिका के बाद, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है अपने लिए, है ना। नितिन गडकरी अभी इनके पास है सड़क परिवहन मंत्रालय, ठीक है, और खतरनाक काम कर रहे हैं नितिन गडकरी, ठीक है, याद रखना, ये नाम अमर रहेगा हमेशा। बहुत सड़क बना रहे हैं, बहुत सड़क बना रहे हैं, ठीक है। तो हम दुनिया में कितने नंबर पर पहुंच गए हैं? दूसरे नंबर पर, सेकंड, ठीक है, याद रखना। पहले नंबर पर यूएसए, ठीक है। अच्छा, नितिन गडकरी किस लोकसभा क्षेत्र से आते हैं? तो हम बात कर लें थोड़ा सा, नागपुर महाराष्ट्र, नागपुर महाराष्ट्र, ठीक है, याद रखना। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार 2022 में हुए चुनावों से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थोड़ा पुराना प्रश्न हो गया। अभी हम बात कर लेते हैं गुजरात में कितने मुख्यमंत्री, मतलब कौन है मुख्यमंत्री, तो वो है भूपेंद्र पटेल, ठीक, याद रखना। विजय रूपानी थे उस वक्त, तो अभी ठीक है, याद रखिएगा। मुख्यमंत्री कौन? भूपेंद्र पटेल। अच्छा, राज्यपाल कौन है? तो आचार्य देवव्रत, आचार्य। अभी हाल में 9 राज्यपालों का चेंज हुआ था, तो अब ज़रूर देखिएगा, वीडियो मिल जाएगा, अन्यथा आप जैसे चाहो वैसे देख लो। आचार्य देवव्रत, ठीक है, आचार्य देवव्रत, याद रखना। राज्यपाल कौन? आचार्य देवव्रत। भूपेंद्र पटेल वहाँ के मुख्यमंत्री। अच्छा, लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 26, ठीक है। विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 182। अच्छा, 182 से याद रखना, जो नर्मदा तट पर सरदार सरोवर बांध, ठीक है, जो बनाया गया है ना, यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा बनाई गई है, वो भी 182 मीटर या फीट है। एक बार ज़रूर चेक करिएगा, शायद 182 फीट है, ठीक है, मतलब 182 संख्या है, मुझे फीट और मीटर एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, अब ज़रूर रीचेक कर लेना। ये प्रश्न पूछेगा कहाँ पे है, तो सरदार सरोवर स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी प्रतिमा है, कितनी ऊंचाई पर स्थित है, ये सब प्रश्न पूछेगा, ठीक है। 18वें एशियाई खेलों 2018 के समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन था? देखो, ये प्रश्न तो अभी इम्पोर्टेंट नहीं है ना। तो इससे रिलेटेड जो भी गेम वगैरह होता है, जैसे पेरिस ओलंपिक अभी हुआ है, ये प्रश्न का सही जवाब है, लेकिन अभी कोई मतलब नहीं इसका, ठीक है। जैसे जो ओलंपिक हुआ था, पेरिस ओलंपिक, है ना, पेरिस ओलंपिक, उसमें कौन था? तो ध्वजवाहक जो उद्घाटन समारोह के थे, तो वो थे पीवी सिंधु, है ना, और शरत कमल, ठीक। और उद्घाटन समारोह का तो ये थे। समापन समारोह का कौन था? तो मनु भाकर और वी.आर. श्रीजेश, ठीक है। आपको लिखना है कि समापन समारोह और उद्घाटन समारोह दोनों के ही पेरिस पैरा ओलंपिक का, हम जो बताए वो ओलंपिक का था, ठीक है, पैरा ओलंपिक का नहीं। मोपिन किस भारतीय राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? देखो, मोपिन नहीं, बल्कि ऐसे सांस्कृतिक उत्सव, फसल से संबंधित उत्सव, जनजातीय उत्सव, इससे रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, प्रीवियस ईयर रिलेटेड वीडियोस में जाके चेक करना है, ठीक है। देखो, ये जो मोपिन है ना, इसको कौन मनाता है? तो गेलोंग मनाते हैं, गेलोंग जनजाति, ठीक है, गेलोंग जनजाति। ये है कहाँ पे? तो अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा वैसे ही, ठीक है, याद रखना। ये कब मनाते हैं? तो अप्रैल के महीने में। ये भी फसल उत्सव है, ठीक है, याद रखना, फसल उत्सव, ठीक। अच्छा, अन्य त्योहारों के बारे में जो इससे पहले पूछा था, तो याद रखना, अरुणाचल प्रदेश का एक और त्यौहार इसके बारे में पूछा था, वो है लोसर, ठीक। अगर आप देख रहे होगे मुझे रेगुलर, या आप प्रीवियस ईयर कर रहे होगे, तो आपको पता चल रहा होगा कि लोसर त्यौहार के बारे में प्रश्न पूछा था, ठीक है। महाराष्ट्र के 2 त्यौहार के बारे में देख लेते हैं, जैसे गुड़ी पड़वा, है ना। ये तो नहीं पूछता क्योंकि ये बहुत प्रचलन में है, और वो पिक्चर है ना, कौन सा पिक्चर है यार, तुषार कपूर है और वो है जॉन अब्राहम, है ना,
उसमें बोलता है गुड़ी पड़वा के दिन नहीं मारेंगे, ऐसे करके कुछ है ना, ठीक है। तो गुड़ी पड़वा, पोला, ठीक। अभी मिज़ोरम की बात करें तो 2 त्यौहार मिज़ोरम की भी बात कर लेंगे, उसमें से कौन कौन है। जो प्रश्न पूछा था अभी हाल में, अगर आप मुझे देख रहे हो तो चापचर कुट, चापचर कुट ये प्रश्न पूछा था अभी, ठीक है, हाल में। और पावल कुट, चापचर और पावल, ठीक है, चापचर और पावल। नागालैंड हॉर्नबिल, ये बहुत फेमस है और पूछता रहता है, हॉर्नबिल, ठीक है, हॉर्नबिल, हॉर्नबिल त्यौहार नागा जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है हॉर्नबिल त्यौहार। और एक और पूछा था मोत्सू, ठीक है, मोत्सू, मोत्सू सोंग, मोत्सू सोंग किसका है ये, नागालैंड का। चलो आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व जो है प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है। देखो जनसंख्या घनत्व जानने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे जनगणना अंतिम कितना हुआ 2011 में, और अभी जनगणना आयुक्त कौन है, तो विवेक जोशी, विवेक जोशी, ठीक, पहला प्रश्न। उसके बाद राज्यों की बात करें तो बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे अधिक है, कितना है, तो वो है 1102, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, 1102। और सबसे कम किसका है, तो अरुणाचल प्रदेश का है, और ये कितना है, तो सिर्फ 17। जनसंख्या घनत्व का मतलब ये होता है कि एक किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रह रहे हैं, तो 1 किलोमीटर स्क्वायर में 17 लोग हैं, और बिहार में 1102 लोग हैं, और पूरे भारत में 382 लोग हैं पर स्क्वायर किलोमीटर पर, ठीक है, याद रखना। और शिक्षा के मामले में कहें तो सबसे ज़्यादा शिक्षित राज्य केरल, ठीक है, और सबसे कम बिहार, ठीक। और भी ऐसे प्रश्न पूछता रहता है, तो बस देखते रहना है और प्रीवियस ईयर करते रहना है, ठीक है। और साथ ही अगर एक बार आप कर लेते हो 2011 की जनगणना तो सबसे बढ़िया रहेगी। कथकली नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस भाग में हुई थी। देखो कथकली है कहाँ, तो ये है केरल, ठीक है। इसके 2 भाग हैं, मतलब 2 प्रकार हैं। जैसे क्या उसको बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है और एक है भगवान श्री राम से। तो कृष्णाअट्टम, कृष्णाअट्टम और रामाअट्टम, ठीक है, याद रखना। तो ये है एक्चुअली कहाँ से, केरल से। तो पश्चिम भारत है, केरल नहीं, पूर्वी भारत नहीं, दक्षिण एक्चुअली इसका होगा सही जवाब, ठीक है, कथकली। कथकली से संबंधित अगर 2 व्यक्तियों के नाम देख ले तो वैसे तो बहुत सारा है, इसके ऊपर वीडियो मिल जाएगा आपको, ठीक है। अभी 2 बता देते हैं। गुरु कुंचु कुरुप, गुरु कुंचु कुरुप, ये क्या है, तो कथकली के प्रतिपादक हैं, ठीक, याद रखिएगा। कोटक्कल शिवारमन, कोटक्कल शिवारमन, ठीक, शिवा रेड्डी वाला शिवारमन। हॉकी इंडिया लीग की शुरुआत निम्न में से किस वर्ष हुई थी। देखो हॉकी इंडिया लीग की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो 11, 12, 10 में नहीं, ये 13 में शुरू हुई थी। और इसको जीता कौन था, तो रांची, रांची राइनोज, ठीक है, रांची राइनोज जीता था हॉकी इंडिया लीग पहली बार, ठीक है। और अंतिम कब हुआ, तो 2017 में, 17 में। और जीता कौन, तो कलिंग जीता, उड़ीसा, ठीक है, कलिंग। अभी हाल में 2024 में कहाँ पर होना है ना, 2024 में कहाँ पे होना है, तो ये होना है रांची और राउरकेला, RR, ठीक है, रांची, R फॉर रांची, R फॉर राउरकेला, ठीक है, याद रखिएगा। जगह कम होता है इसलिए मैं ऐसा कोशिश करता हूँ, बाकी आपको याद रह जाएगा ऐसे सुनने से भी, ठीक है। मौर्य साम्राज्य, अच्छा यहाँ से 1-2-3 चीज़ और देख लेते हैं। जैसे प्रो कबड्डी लीग, प्रो है ना, प्रो कबड्डी लीग, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो याद रखिएगा 2014 में, 2014 में। और IPL, इंडियन प्रीमियर लीग है ना, IPL, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो ये हुई है 2008 में, ठीक है।
मौर्य साम्राज्य के किस सम्राट ने युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग कर दिया? देखो 261 बीसी में एक घटना हुई, बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई, जो देश को बहुत नुकसान पहुंचाया कहीं ना कहीं, ठीक है। क्योंकि राजा का काम है साम्राज्य को जीतना और सुदृढ़ करना, सुव्यवस्थित करना। अगर आप जीतेंगे नहीं, लड़ाई नहीं करेंगे, तब कैसे जिएंगे, है ना। जैसे युद्ध तो सही नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर तो युद्ध करना ही पड़ेगा ज़रूरत पड़ने पे, है ना। तो वो कहीं ना कहीं त्याग करने से देश का नुकसान हुआ, ठीक है, याद रखिएगा। हमेशा बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है देश के लिए ये। जो आक्रमण वाला जो हम डिफेंसिव हो जाते हैं ना, उसको ऑफेंसिव में, ऑफेंस से डिफेंस में लाने के लिए मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था मौर्य साम्राज्य का। वो है अशोक 261 बीसी में, ठीक है, याद रखना। महेंद्र इनके बेटे अशोक के, और संघमित्रा, ठीक है, ऐसे पूछता रहता है संघमित्रा, ये दोनों जो है संघमित्रा, ये दोनों जो है वो बौद्ध के प्रचार किए। और अशोक किससे दीक्षा लिए थे उपगुप्त से, ठीक है, याद रखना। और विजय जो है वो त्याग दिया किसने? तो सम्राट अशोक ने ही। चंद्रगुप्त मौर्य इसके संस्थापक, और इसके अशोक के दादाजी और पिताजी कौन? बिंदुसार। कुख्यात जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? ये तो सबको पता होना चाहिए, अप्रैल 1919 में 13 को, है ना। और उधम सिंह जो है 1940 में या 39 में एग्जैक्ट, एक बार आप जरूर कमेंट में लिखिएगा। उधम सिंह जो है वो संसद कैक्सटन हॉल में मार दिए किसको? जनरल डायर को, ठीक है, याद रखिएगा। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। किसको बचाने के लिए? तो सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, ठीक है, किचलू। और ये क्यों हुए थे? तो बैसाखी का पर्व मनाने के लिए, ठीक है। और क्यों हुए थे? तो रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए, रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए, ठीक है, याद रखना। रॉलेट एक्ट क्या था? तो बिना राजनीतिक लोग थे, उनको बिना कोई कारण बताए, बिना कोई मुकदमा चलाए सीधे जेल में डाल दिया जाता था 2 वर्षों के लिए, ठीक है, ये अधिकार दे दिया गया था। तमिलनाडु में सर्दियों की बारिश किसके कारण होती है? देखो सर्दियों में जो बारिश होती है वो किसके कारण होती है पूछ रहा है, ठीक है। उससे पहले तमिलनाडु के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं वो एम के स्टालिन, ठीक है। और वहाँ के जो गवर्नर हैं, वो है रवि, RN रवि, है ना, RN रवि, ठीक। चलो अभी यहाँ पे आ जाते हैं तमिलनाडु के बारे में। एक और ख़ास बात, तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पे जो वर्षा जल को सुरक्षित रखने के लिए, मतलब सुरक्षित नहीं, मतलब क्या बोलते हैं, मतलब नष्ट ना हो, बचाने के लिए, है ना, सीधे बह के तालाब में, समुद्र में ना चला जाए, इसको संरक्षित करने के लिए तमिलनाडु एकमात्र स्टेट है जो 100% इसमें जो घर बना रहे हैं उसको अनिवार्य कर दिया है कि बारिश का जल आपको बचाना है, ठीक है। क्योंकि वहाँ का जल स्तर जो है वो बहुत नीचे चला गया, कहीं कहीं जल बचा ही नहीं है भूमि के अंदर, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये समस्या हमारे साथ भी होने वाला है, तो बेहतर होगा हम पहले समझ जाएं, नहीं तो तमिलनाडु की जैसी स्थिति उपस्थिति हो उसके बाद हम करें तो ये ठीक नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो पूछ रहा है कौन सा सर्दियों के समय जो बारिश होती है वो किसकी वजह से होती है? तो स्थानीय हवा ये नहीं है, ठीक है। समशीतोष्ण चक्रवात जो होता है वो 40 डिग्री और 60 डिग्री अक्षांश के बीच में होता है। और चूंकि अपना देश जो है या तमिलनाडु जो है वो 23 डिग्री से नीचे ही आता है ना, तमिलनाडु यहाँ पे है और झारखंड यहाँ पे है या कर्क रेखा यहाँ पे है, तो हम कहीं ना कहीं 23 डिग्री और 0 डिग्री के ही बीच में है तमिलनाडु, तो 40 और 60 से होने से रहा, है ना। तो ये भी गया। अब बचा उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने और दक्षिण पश्चिम व्यापारिक पवने। दक्षिण पश्चिम जो व्यापारिक है वो व्यापारिक नहीं होता, मौसमी पवने, है ना। दक्षिण पश्चिम जो है वो क्या है? मानसून है, मानसून। और मानसून से बारिश तमिलनाडु में नहीं होता है, ठीक है, याद रखना। हालांकि मानसून से बारिश भारत में अधिकतम बारिश जो होती है वो मानसून की वजह से ही होता है, लेकिन उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने, बंगाल की खाड़ी में क्या होता है? उच्च दाब, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में उच्च दाब, और गर्मी होता है तमिलनाडु में, उसके वजह से क्या होता है?
तमिलनाडु में निम्न दाब, मतलब हवा यहाँ पे नहीं होता है। तो इधर की हवा जो है वो बारिश की बूंद लेकर के तमिलनाडु में बारिश करवाती है, ठीक है। तो उत्तर पूर्वी हवा, ठीक है, याद रखना इस प्रश्न का सही जवाब। अक्टूबर 2022 के उपचुनाव में उपचुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखो उस वक्त कौन थे अभी छोड़ो, अभी वर्तमान में कौन है वो पकड़ो, ठीक है। तो वर्तमान में कौन है? वर्तमान में राजीव कुमार जो है चीफ इलेक्शन कमीशन है। कौन है? चीफ इलेक्शन कमीशन, मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त। और अभी ये वर्तमान में झारखंड गए हुए हैं, ठीक है, जब आप मुझे देख रहे हो शायद, ठीक है। दूसरी बात क्या, इसके साथ जो 2 लोग और होते हैं, 3 लोगों का टीम होता है। तो दूसरा कौन है? तो याद रखिएगा अनूप चंद्र पांडे, अनूप चंद्र पांडे, ठीक है, पांडे, ACP अनूप चंद्र पांडे। और दूसरा कौन है? तो दूसरा है अरुण गोयल, अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल, ठीक, याद रखना। अभी आगे बढ़ते हैं और करंट की तरफ चले जाते हैं। एक्चुअली हो क्या रहा है, तो 79 बैठक चल रहा है, 79वां बैठक चल रहा है यहाँ पे, कहाँ पे? न्यूयॉर्क में, संयुक्त राष्ट्र महासभा में, ठीक है। तो चिली जो देश है, चिली, वो भारत का समर्थन कर रहा है भारत की सदस्यता के लिए, कि भारत जो है वो अस्थायी सदस्य बने, ठीक है। तो चिली के बारे में ऐसे तो भारत में विदेश मंत्री जो है वो भी भारत के प्रतिनिधि के रूप में भाग ले रहे हैं, कहाँ पे? UNSC के 79वें बैठक में, ठीक है। तो उन्होंने भी कहा है भारत की जो स्थायी सदस्यता है उसके बारे में। और कौन कहा है? तो फ्रांस के बारे में, फ्रांस भी कहा है, फ्रांस के बारे में पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल चिली के बारे में पढ़ते हैं, जब चिली कर रहा है तो, ठीक है। तो चिली एक्चुअली चिली नहीं है, चिले है, अंग्रेजी में इसको चिले लिखते हैं ना, चिले। ये कहाँ पे है? तो ये साउथ अफ्रीकी कंट्री है, सॉरी साउथ अमेरिका की कंट्री है, माफ़ करना, अमेरिका की कंट्री है। इसकी राजधानी कहाँ पे? तो सैंटियागो, ठीक है। और इसकी करेंसी क्या है? तो करेंसी इसका जो है पेसो, पैसा है ना, वो पेसो है चिले का, ठीक है। जैसे चिले तो पैसा पेसो, ठीक है। साउथ अमेरिकी कंट्री है। आगे बढ़ते हैं। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण पिछले वर्ष की तुलना में देश की बेरोजगारी दर में उल्लेखनीय गिरावट दर्शाता है। देखो पहले 2 चीज़ देखो, सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय जो है, कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जो है वो कौन है, किनके पास है? तो है राव इंद्रजीत सिंह, इनके पास ये मंत्रालय है, ठीक है, राव इंद्रजीत सिंह। ये कहाँ के हैं? तो गुड़गांव से जीत करके आए हैं, गुड़गांव हरियाणा, ठीक है, याद रखिएगा। पहला चीज। दूसरा चीज क्या है? तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा बेरोजगारी का जो डाटा है वो दिया जाता है देश का, ठीक है। और सबसे ज़्यादा गिरावट किस में हुआ है? तो हरियाणा, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, ठीक है। इतना याद रखना है, कौन देता है और मंत्रालय किसके पास है, कहाँ से लोकसभा सीट जीत के आए हैं, ठीक है। अभी वर्तमान में दर में गिरावट आई है, ठीक है। केंद्र सरकार ने गुजरात में गिर संरक्षित क्षेत्र के आसपास के जो इलाके हैं ना उसको इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया है, ठीक है। इको सेंसिटिव जोन घोषित करने से, ESD घोषित करने से क्या क्या होता है? तो जो पॉल्यूशन फैलाने वाली इंडस्ट्रीज़ हैं उनका नहीं लगेगा, ठीक है। माइनिंग है ना, माइनिंग नहीं होगा, ठीक है। और जंगलों की कटाई है ना, डिफोरेस्टेशन, वो भी नहीं होगी, ठीक है। दूसरी बात क्या है? तो जो गिर नेशनल पार्क है वो एशियाई शेरों के संरक्षण को संतुलित करता है, ठीक है। और ये एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक निवास स्थान है। कौन? तो गिर नेशनल पार्क कहाँ है? गुजरात में, ठीक है, याद रखना। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और लक्ष्मण आर्यवर्त है ना, वो वहाँ के राज्यपाल। उपाध्यक्ष है ना, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है भारत अब दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक है, वैश्विक निवेश के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बन गया है।
ग्रेटर नोएडा में एक्चुअली क्या हो रहा है, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो 2024 के दूसरे संस्करण। तो पहली बात ये, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो 2024 कहाँ पे हो रहा है? ग्रेटर नोएडा में, ठीक है, याद रखिएगा। संबोधित वहाँ पे किए हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक, याद रखना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल महाराष्ट्र के पुणे को दौरा करेंगे नहीं, ये हो चुका है काम, ठीक है, जहाँ पे 22,000 से ज़्यादा करोड़ रुपए का निवेश परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और शिलान्यास करेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। जिसमें क्या क्या है, तो सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत 3 कंप्यूटर बनाए गए हैं, स्वदेशी रूप से विकसित किए गए हैं, जिसकी लागत 130 करोड़ रुपए 3 कंप्यूटर का, ठीक है। और वो है क्या, तो 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर। नाम क्या है? परम रुद्र सुपर कंप्यूटर, ठीक है, परम रुद्र, नाम क्या है? परम रुद्र। ये क्या है? तो सुपर कंप्यूटर है जो मौसम ये सब चीज़ से जानकारी देंगे, अनुसंधान में काम करेंगे, ठीक है। और तीनों जो है वो कहाँ कहाँ पे तैनात किया जाएगा, तो कहाँ पे है? दिल्ली, पुणे और कोलकाता में, ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखा है, अच्छा याद रख लो, दिल्ली, पुणे और कोलकाता, ठीक है, 3 जगहों पे। इसके अलावा क्या हुआ है, तो मोदी मौसम और जलवायु अनुसंधान के लिए, ठीक है, श्री मोदी, प्रधानमंत्री मोदी जी मौसम और जलवायु अनुसंधान के लिए तैयार एक उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग प्रणाली का भी उद्घाटन करेंगे। कहाँ पे? तो पुणे में। क्या चीज़? तो मौसम और जलवायु अनुसंधान के लिए एक उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग प्रणाली, एक पूरा कंप्यूटर सिस्टम का उद्घाटन करेंगे, ठीक है। किसके लिए? तो मौसम और जलवायु अनुसंधान के लिए, ठीक है। इसके साथ ही एक मेट्रो को भी हरी झंडी दिखाएंगे, ठीक है। वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा? तो जिला न्यायालय, जो पुणे का जिला न्यायालय है, जो पुणे का जिला न्यायालय है, वहाँ से कहाँ तक जाएगा? तो स्वरगेट तक, ठीक है, याद रखिएगा, स्वरगेट। कहाँ से? जिला न्यायालय से स्वरगेट तक। कहाँ पर? तो पुणे में, ठीक है। और सबसे ज़रूरी चीज़, परम रुद्र कंप्यूटर का नाम याद रखना, परम रुद्र। कहाँ पे? तो नई दिल्ली, कोलकाता और पुणे। स्नूकर में भारतीय अनुभवी कमल चावला ने मंगोलिया के उलान बटोर में फाइनल में पाकिस्तान के असजाद इकबाल पर 6-2 से जीत के साथ अपना पहला IBSF, ठीक है, इंटरनेशनल बिलियर्ड्स स्नूकर फेडरेशन विश्व 6 रेड का खिताब जीत लिया है। कौन जीते हैं? तो कमल चावला। पूछेगा किस खेल से संबंधित हैं, तो बिलियर्ड्स स्नूकर से संबंधित हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? तो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, ठीक है। कहाँ पे हुआ? तो मंगोलिया के उलान बटोर में, ठीक है, मंगोलिया के उलान बटोर। मंगोलिया जो है वो पश्चिम एशिया या मध्य एशिया का देश है, ठीक है, मध्य एशिया का देश एक्चुअली में, ठीक है। ये रूस का ही भाग था कभी, ठीक है, मंगोलिया, याद रखना। उलान बटोर इसकी राजधानी, इसकी करेंसी टुगरिक। क्या करेंसी है? टुगरिक, याद रखना। इसके साथ एक युद्ध अभ्यास होता है, वो है नोमैडिक एलिफेंटा। क्या नाम है उसका? नोमैडिक एलिफेंटा, ठीक है। भारत और मंगोलिया के सेना के बीच में होता है, ठीक है, याद रखना। ये प्रश्न देखने को मिलेगा आपको। इससे पहले जो कमल चावला है ना, वो इससे पहले जो 2017 का संस्करण है उसमें उप विजेता रहे थे और इस बार जीत गए असजाद इकबाल को हरा के, पाकिस्तान को हरा के। भारत ने वैश्विक दक्षिण को उसका उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय निर्णय लेने वाली संस्थाओं, मैंने कहा था अभी कि अपने विदेश मंत्री जो 79वें संस्करण में भाग ले रहे हैं UNSC में, उन्होंने कहा है कि भारत को जो है उचित प्रतिनिधित्व मिले अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में, इसलिए सुधार करना आवश्यक है, ठीक है। कल अमेरिका G20 विदेश के मंत्रियों की बैठक में बोलते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर प्रसाद ने जोर देकर कहा, वैश्विक दक्षिण को, दक्षिण देश है अपना, है ना, उनकी वैध आवाज़ दी जानी चाहिए। अगर हमको नहीं दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं किसी दिन शक्तिशाली, जिस दिन हम बन जाएंगे उस दिन ख़त्म कर देंगे, हटाओ यार, हमको इसकी सदस्यता नहीं चाहिए, है ना। सुधार की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह प्रतिनिधित्वपूर्ण और विश्वसनीय और प्रभावी हो, क्योंकि हमारी जनसंख्या, हमारा क्षमता ज़्यादा है ना, और तो हमको कहीं ना कहीं इसका चाहिए, है ना, प्रतिनिधि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो लद्दाख में सियाचिन गई हैं, ठीक है, और सियाचिन जाने वाले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीसरी राष्ट्रपति हैं। इससे पहले कौन गए थे? तो स्वर्गीय राष्ट्रपति हमारे APJ अब्दुल कलाम, सबके चहेते मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम, है ना। उसके बाद
दूसरे कौन गए? तो दूसरे गए थे रामनाथ कोविंद। ठीक है, जाना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे परिस्थिति ऐसी होती है, आपको बता दूँ सियाचिन में ये दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। सबसे ऊंचा युद्ध स्थल का मतलब सबसे ठंडा प्रदेश होगा, सबसे ठंडा जगह होगा, ये बात आप जान गए, है ना। दूसरी बात यहाँ पे क्या है, एक अगर सेना यहाँ पे जाता है ना तो 24 घंटे 48 घंटे तक वहीं पे ड्यूटी रहता है, क्योंकि जाने आने में इतना खर्च होता है उसको, या इतना परेशानी होता है कि वहाँ से आने से अच्छा है कि वहीं पे ज़्यादा देर तक ड्यूटी करे, ताकि चेंज करने तक ज़्यादा समस्या ना हो, समझ गए। और किसी युद्ध में जितने लोग नहीं शहीद होते या मारे जाते, उससे ज़्यादा यहाँ पे वहाँ की सर्दी के वजह से मारे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बड़ा दुर्भाग्य है भारत और पाकिस्तान के साथ। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने, एक्चुअली अभी शुरुआत में ही कहा था आपको, इमैनुअल मैक्रोन जो भी है वो यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता का पुरजोर समर्थन दिया है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है, तो फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि भारत, जर्मनी, जापान और ब्राज़ील को अस्थायी सदस्यता देना ही चाहिए। साथ ही ऐसे देश भी होने चाहिए जिन्हें अफ्रीका अपना जो है प्रतिनिधित्व नामित करे। मतलब भारत ये सब जो है वो तो देगा ही, लेकिन ये जो है कौन और किसको देने को कह रहा है, तो जर्मनी, जापान, ब्राज़ील और अफ्रीकी देश में से जिनको वो कहें कि भैया ये हमारा प्रतिनिधि करेगा राष्ट्र अफ्रीकी देशों का। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज आइजोल में गए हैं, लेकिन क्यों गए हैं, तो आइजोल मिजोरम की राजधानी आइजोल में गए हैं। क्यों गए भाई, तो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की बैठक में भाग लेंगे। सीपीए भारत क्षेत्र जोन 3 का 2 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन होगा। भारत क्षेत्र जो है, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ में भारत क्षेत्र का जो है अभी नई दिल्ली में हो रहा था, 2 दिवसीय खत्म हो गया। ठीक है, अभी ये जो हो रहा है जोन 3 क्षेत्रीय हो रहा है। ठीक है, तो वो कहाँ पे हो रहा है सम्मेलन, आइजोल में, और इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, तो लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, याद रखना ये उसके अध्यक्ष भी हैं, किसके, तो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के अध्यक्ष। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी। ठीक है, तो प्रहलाद जोशी के बारे में थोड़ा सा जान जाते हैं। प्रहलाद जोशी जो है वो कहाँ के मतलब कंस्टिट्यूशन से जीत के आए हैं, तो धारवाड़। ठीक है, मंत्रालय तो आप पढ़ लिए, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी, कहाँ से, धारवाड़, कर्नाटक। भारत इथेनॉल का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता बन गया है। तो याद रखना क्या चीज़, इथेनॉल की उपभोक्ता और उत्पादक दोनों बन गया है। एक्चुअली 2030 तक लक्ष्य रखा गया है कि 20% जो हम उपयोग कर रहे हैं पेट्रोल या ईंधन, उसमें 20% तक हम इथेनॉल मिलाएं, जिससे दो चीज़ होगा। एक तो जो इसका पैसा है ना, वो कम लगेगा, क्योंकि हम भारत में इसका निर्माण करेंगे चीनी से, है ना। और दूसरा क्या है, हम आयात पर निर्भर कम होंगे। ठीक है, 2030 तक रखा गया है लक्ष्य, तो ये पूछा जा सकता है। ठीक है, सरकार ने इंटरनेट पर ऐसी साइटों को ब्लॉक कर दिया है जो एक्चुअली क्या है, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, अश्विनी वैष्णव है ना, याद रखना। ये कहाँ से आते हैं, तो उड़ीसा से, राज्यसभा से आते हैं, राज्यसभा। ठीक है, चलो पढ़ते हैं यहाँ पे क्या किया है इन्होंने। तो किया क्या है, इंटरनेट पर ऐसी साइटों को ब्लॉक कर दिया गया है जो नागरिकों के आधार कार्ड, पैन कार्ड के विवरण को उजागर कर रही हैं। ठीक है, याद रखना, सीधी बात है और कुछ नहीं। किसने किया है, तो अश्विनी वैष्णव के मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी। आज पूरी दुनिया में विश्व पर्यटन दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है, तो इसका थीम क्या है, 27 सितंबर को मनाया जाता है ये, है ना। देखो इसका थीम क्या है, तो इसका थीम है, इस साल का थीम है पर्यटन और शांति। क्या है, पर्यटन और शांति। ठीक है, भारत में इसको नई दिल्ली में मनाया जा रहा है। पर्यटन मंत्रालय नई दिल्ली में विश्व पर्यटन दिवस 2024 मनाएगा। इस अवसर पर विकास और वैश्विक सद्भाव को बढ़ावा देने में पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला जाएगा। ठीक है, याद रखना। इसमें शामिल कौन होंगे, उद्घाटन सत्र को संबोधित कौन करेंगे, तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। ठीक है,
मुंबई के मंझगांव मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने शिवसेना के सांसद संजय राउत को भाजपा नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया और उनकी पत्नी मेघा सोमैया की मानहानि के केस मामले में दोषी करार देते हुए 15 दिन का जेल की सज़ा सुनाई है और 25,000 रुपये देने के लिए भी कहा है। ठीक है, उन्होंने आरोप लगाया था कि मीरा भयंदर इलाके में शौचालय निर्माण में 100 करोड़ से ज़्यादा रुपये के घोटाले में ये दोनों शामिल हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गया, मानहानि के केस में वो जेल जा सकते हैं। अभी फिर भी देखते हैं, नेताओं का कोई भरोसा नहीं क्या हो जाए। ठीक है, विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर प्रसाद ने कल अपने ब्राज़ील के समकक्ष मोरेवियरा और दक्षिण अफ्रीका के समकक्ष रोनाल्ड लामेला, ठीक है, समकक्ष मतलब विदेश मंत्री है ना, ये ब्राज़ील के विदेश मंत्री हैं मोरेवियरा और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला। ठीक है, ये क्या है तो IBSA एक संगठन है, I फॉर इंडिया, भारत ब्राज़ील साउथ अफ्रीका एसोसिएशन। ठीक है, ये संघ है हमारा। ठीक है, तो इनके साथ क्या हुआ है, द्विपक्षीय त्रिपक्षीय वार्ता हुआ है। ठीक है, बहुपक्षीय कह लो या त्रिपक्षीय कह लो। ठीक है, याद रखना कौन कौन सा देश है तो भारत, ब्राज़ील और अफ्रीका, मतलब दक्षिण अफ्रीका। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है, इसको जारी कौन करता है पहले तो यही जान लेते हैं। तो भैया इसको जारी करता है विश्व बौद्धिक संपदा, विश्व बौद्धिक संपदा, ठीक है, संगठन। ये है कहाँ पे तो ये है स्विट्जरलैंड जिनेवा में। ठीक है, याद रखना दो चीज़ हो गया, पहले ये है कहाँ पे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हम कितने नंबर पर हैं पूरी दुनिया में, ये कौन पहले नंबर पे है वो हम देखेंगे, लेकिन इससे पहले इसको रिपोर्ट को कौन जारी करता है तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जेनेवा में है। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में GII में 2024 में हम कितने नंबर पर हैं 133 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में हम हैं 39वें स्थान पर। ठीक है, तो पीयूष गोयल इनको लिया है। ठीक है, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है या घोषणा किया है कि क्या है तो हम 10 अर्थव्यवस्थाओं में भी पहले नंबर पर हैं। किस में तो दक्षिणी एशिया और मध्य एशिया में। खैर छोड़ो, पूरी दुनिया की हम बात करें तो हम कितने नंबर पर हैं 39वें स्थान पर हैं, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात हम 2015 में कितने नंबर पर थे तो 88 नंबर पर थे, सॉरी 81 नंबर पर थे। ठीक है, याद रखना यहाँ पे लिखा है ये। ठीक, तो याद रखना कितने देश हैं। अच्छा, पहला देश कौन है तो स्विट्जरलैंड खुद है, खुद ही रिपोर्ट जारी किया है और खुद ही पहले नंबर पर है। ठीक है, तो याद रखना जेनेवा में स्थित है ये। चलो अभी इतना ही, वीडियो पसंद आएगा तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर, जय हिंद।